समझने की कोशिश करेंगे, हमारे जीवन में उसका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में, विनीता मैम। थैंक यू। और सबको नमस्ते। सब बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ सबका। इतना आसान नहीं होता है अपना समय देना इस चीज के लिए, पर आप सब लोग यहाँ जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जैसे कि बात की है, मैंने काफी समय संविधान के समझ में तो सिर्फ 10 साल ही बिताए हैं। तो उससे पहले गांव में और शहरों में काफी काम मैंने किया है अधिकारों के ऊपर ही। मौलिक अधिकार और किस तरीके से हमें अलग अलग लोगों को इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, हमारी जीविका के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा काम हमेशा ही कुछ हद तक ट्रेनिंग का रहा है, अवेयरनेस का रहा है। और मुझे पता है इन कामों में कविताएं और गाने और नाटक कितना पावरफुल हो सकता है लोगों तक हम जो चाहते हैं बोलना वो पहुंचाने के लिए। तो एक तो मैं सभी को एक तरफ होता है कुछ काम जो हम करते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव काम होता है जो आप सभी लोग कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल ही महत्वपूर्ण कार्य है। और मैं जब ये कविता भी सुन रही थी अभी, और तो मुझे लग रहा था कितना पावर है इसमें। कुछ ही शब्दों में, कुछ ही लाइंस में हम कितना कुछ बोल देते हैं और लोगों के दिलों में वो समा जाता है। तो वैसा ही एक्चुअली एक जो पन्ना है वो है हमारे संविधान की उद्देशिका। और मुझे पता है कि आप लोगों ने उसको देखा है, पढ़ा है, मन में बसाया है। तो वो लेते हुए हम थोड़ा सा और आगे आज बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं वी द पीपल क्या करती है उसके बारे में दो शब्द बोलना चाहती हूँ। हम 10 सालों से संविधान की समझ, उसकी समझ इस तरीके से कि हम अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर सकें, उस समझ के हिसाब से जी सकें, लेकिन साथ साथ हमारे आसपास के जो मुद्दे हैं जहां पर हमें दिखता है कि सरकार काम नहीं कर रही है या उस करना चाहिए पर काम हो नहीं रहा है, राशन का मुद्दा हो सकता है, पानी का मुद्दा हो सकता है, आज की तारीख में पैंडेमिक से जुड़े हुए इतने मुद्दे निकल रहे हैं। तो उन मुद्दों पर जब हमें काम करना होता है तो हम संविधान की किस तरीके से मदद ले सकते हैं, संवैधानिक मूल्यों की, संवैधानिक अधिकारों की और संवैधानिक जो ढांचा है उसकी मदद लेते हुए, उसको प्रश्न करते हुए, वो सिस्टम को प्रश्न करते हुए हम कैसे अपने मुद्दों पर काम करें और आगे बढ़कर उनको सुलझाएं। तो संविधान एक मार्गदर्शिका है हमारे जीवन के लिए, पर संविधान एक बहुत पावरफुल पाथवे है या एक मार्ग है जिससे हम अपने जीवन की, अपने कम्युनिटी की, हमारे आसपास की, हमारे समाज के जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं उनको सुलझाने के लिए संविधान एक बहुत पावरफुल मीडियम है। ये दर्शाते हुए और इसके ऊपर हम एक्चुअली ट्रेनिंग करते हैं, और गांव में होती है, शहरों में होती है, बहुत युवाओं के साथ ट्रेनिंग होती है, लेकिन बुजुर्गों के साथ भी होती है, महिलाओं के साथ भी होती है और पुरुषों के साथ भी होती है। हम स्कूल में भी जो टीचर्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं।
तो हमारा बस एक जुनून है कि संविधान की समझ हर नागरिक तक पहुंचे, ताकि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाएं और ये देश को अच्छे से चला पाएं, क्योंकि चलाने वाले एक्चुअली हम हैं। तो वी द पीपल का यही काम है। और मैं विनीता आपसे जुड़ी हूँ आज, पर मेरे साथ मेरे साथी हैं यहाँ पर प्राची, और वो मुझे आज थोड़ा सा मदद करेंगी आज के कार्यक्रम को आगे लेके जाने के लिए। और क्योंकि प्राची यहाँ पर है, मैं टॉपिक पे आने से पहले एक बार प्राची को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारा YouTube सामने लाएं, जो वो ला चुकी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इतने सारे क्रिएटिव मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमने फिल्म्स का बहुत उपयोग किया है संविधान की समझ बढ़ाने के लिए। और हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारी अलग अलग फिल्में हैं, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की फिल्में हैं। आई थिंक 10 मिनट से ज्यादा तो है नहीं, लेकिन ये सारी जो फिल्में हैं वो आपको मैं एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप देखें, आप अपने हिसाब से इसको आगे लेके जाएं, आप इसका जो मैसेजिंग है वो अपने हिसाब से अपने क्रिएटिव मीडियम में डालिए। लेकिन ये फिल्में आपको एक बेस दे सकती हैं, आपको अपनी समझ बढ़ाने में एक एक तरीके का हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है। और दूसरा, आप ये फिल्में एक्चुअली इस्तेमाल भी कर सकते हैं कभी आगे ग्रुप्स के साथ। आपको फिल्म दिखानी है, आपको कोई फिल्म यहाँ पर से अच्छी लगती है, तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी अगर आप ये फिल्में इस्तेमाल करें, वो इसी के लिए बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स प्राची मुझे कहेगी और मेरे को करना ही है, यहाँ पर सब्सक्राइब का भी बटन है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर महीने कोई ना कोई टॉपिक पर जो ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर हम संवैधानिक इसका क्या इस मुद्दे पर अगर हम संवैधानिक एक चश्मा लगाकर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। तो इन चीजों पे हम फिल्में बनाते रहते हैं। तो यू नो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इट्स कॉल्ड वी द पीपल अभियान। थैंक यू प्राची फॉर दैट। सो लेट्स अभी हम जो आगे बढ़ रहे हैं, तो संवैधानिक प्रिंसिपल्स या तत्व, हमने संवैधानिक मूल्यों के बारे में आई नो कि इसी वर्कशॉप में हमने समझा है, और हमने इसको परखा है, आप सभी लोग इसको जुड़ के आपने देखा है। तो आज कुछ हम संविधान से जुड़े हुए या संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो किन आधारों पे बना है, या किन महत्वपूर्ण फाउंडेशन को लेते हुए वो बना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये बात करते हुए हम एक दूसरे से भी जुड़कर इसकी समझ बनाएंगे। मैं इस वर्कशॉप को बिल्कुल वर्कशॉप की तरह ही करना चाहती हूँ, फैसिलिटेट। मुझे लगता है कि ऑनलाइन मीडियम अभी हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम मिलकर सोचें और समझें किसी चीज को। हमें ये पता है, तो हम उसी तरीके का मेथड इस्तेमाल करेंगे अभी आगे बढ़कर। हमें ये पता है, अभी के सेशंस में भी आपने ये देखा है कि संविधान मौलिक या मानवीय मूल्यों पर आधारित है। समता, आजादी, बंधुता, न्याय, ये ह्यूमन वैल्यूज हैं, या जिसको हम मानवीय मूल्य बोलते हैं। इनके अचीवमेंट, या जैसे हमने प्रियम्बल में देखा, उद्देशिका में देखा कि हम भारत के लोग, सभी भारतीय, सभी नागरिकों को इन मूल्यों
को सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान का कि हम एक ऐसा देश बनाए हैं, एक ऐसा नेशन हमारा बना है जो संवैधानिक या मौलिक मूल्यों पर आधारित एक समाज बनाना चाह रहे हैं हम, और ये मूल्यों पर आधारित ये देश चलेगा। हमारे सारे कानून इसके ऊपर आधारित बनेंगे और हम इन मूल्यों की तरफ हम अपने देश को, अपने लोगों को हम साथ इन मूल्यों की तरफ हम ये अपनी जिंदगी लेकर जाएंगे। तो ये रहा हमारा एक ऑब्जेक्टिव, हमारा एक विजन कि ये मानवीय मूल्यों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसी पे आधारित हमारा देश चलेगा। साथ साथ हमें समझना है कि ये जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, वो हम सभी के लिए हैं। हम भारत के लोग हम सभी हैं, जिसको हम अग्री करते हैं वो भी हैं, जिससे हम डिसएग्री करते हैं वो भी हैं। और अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होगा जरूर, क्योंकि हम सभी की आशाएं अलग अलग हैं। हम अलग अलग लोग हैं, जुड़कर हैं, साथ में जुड़कर रहे हैं, लेकिन हमारी आकांक्षाएं, हम जहां पर पहुंचना चाहते हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। और संविधान हम सभी को मार्ग दे रहा है। जो भी हमारी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए, हमारी जिंदगी की बेहतरी के लिए ये संविधान बना है, ताकि हम सब अपनी आकांक्षाएं पूरा कर सके। और कैसे पूरे करेंगे? इन मानवीय मूल्यों को साथ में जोड़ते हुए, साथ में रखते हुए हम ये अपनी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हम उन आकांक्षाओं के मार्ग पर चलेंगे। तो अगर हमें नाटक बनाने हैं और अपने मैसेज लोगों तक पहुंचानी है, तो बढ़िया नाटक बनाने की पूरी जो आपकी एस्पिरेशन है वो संविधान के माध्यम से पूरी होनी चाहिए। ये है बड़ी बात संविधान के बारे में। या मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती हूँ, तो मुझे वो बिल्कुल एस्पिरेशन है, तो मुझे वहां तक, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ, बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ, प्रॉफिट्स अर्न करना चाहती हूँ, तो मुझे संविधान वो मार्ग देगा, क्योंकि हम सब भारत के लोगों के आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये संविधान बना है। और पूर्ति हमारी ऐसे होगी कि ये मानवीय मूल्य हम साथ में रखते हुए हम सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। इसीलिए वहां पर एक बैलेंसिंग भी होता है, क्योंकि कभी कभी किसी की आकांक्षाएं दूसरे की आकांक्षाओं को ठेस ना पहुंचाएं, इसीलिए इसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या मानवीय मूल्य रखे हुए हैं। राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समझी भी है, आपने देखी भी है, आपने उद्देशिका में पढ़ी भी है। लेकिन आज हम थोड़ी सी और डुबकी मारेंगे, हम और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे कि क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं जिसके ऊपर ये संविधान बैठा हुआ है। ये संविधान जिसके बेस जिसका बेस है ये संविधान का। तो ये जो सिद्धांत हैं, मानवीय मूल्य हैं, ये भी एक सिद्धांत है, लेकिन बहुत सारे सिद्धांत, 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिसके ऊपर ये संविधान आधारित है। मतलब पूरा संविधान इन सिद्धांतों पे बना हुआ है। तो इन सिद्धांतों के बारे में अभी हम थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। मैंने ये भी समझा है नीलेश से और धम्मा से कि आप लोगों ने भारत का संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से जुड़ी, कैसे बातें हुई, कैसे ये बना, वो भी आप लोगों ने इस वर्कशॉप में देखा है, समझा है। तो मेरा अभी एक इनविटेशन है, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम ये सोचेंगे
कि हम ये सोचेंगे कि हम लेट्स से 70 साल पहले जैसे उन्होंने संविधान सभा में वो बैठे थे और उन्होंने संविधान सभा में संविधान की रचना की, उसी तरीके से हम अभी ग्रुप्स में बट जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप्स में बटकर हम ये समझेंगे कि हम लोग अब एक टापू पे आए हैं, एक आइलैंड पे आए हैं, ठीक है। ये जो टापू है, उस टापू के लिए आपको सभी की आकांक्षाएं पूरी हों, लेकिन एक फेयर तरीके से पूरी हों, एक निष्पक्ष तरीके से, एक ऐसे तरीके से कि सभी लोग एक दूसरे की अपनी आकांक्षाएं पूरा करते हुए, दूसरों के बारे में भी सोचते हुए, एक फेयर तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं इस टापू में। तो आप ये आइलैंड को मद्देनजर रखते हुए कोई भी आइलैंड सोच दीजिए, आप उसको एक नाम भी दीजिए, पर आप कौन से 5 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स या सिद्धांत अपने आइलैंड के लिए सोचेंगे। ये ग्रुप वर्क हम करेंगे, हम सब ग्रुप्स में बट जाएंगे यहां पर, ओके। कितने लोग हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए, कोई बता पाएगा मुझे? विनीता, हम ऑलमोस्ट 80 हैं, 78 टू बी एग्जैक्ट। हमने 88 78 78 Yes. ओके। सो हम क्या करेंगे, प्राची मेरी मदद करेगी इसमें, और आप सब लोग इसमें जुड़िएगा, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो ये एक लेक्चर तो हो ही नहीं सकता। ये ऐसी चीज है जो हमसे जुड़ी हुई है, तो हम ही क्यों ना सोचें उसके बारे में। तो हम 10-10 के ग्रुप बनेंगे, ओके। मतलब इस तरीके से 8 ग्रुप बनेंगे, और आप सभी को कोई ना कोई ग्रुप में भेजा जाएगा, ठीक है। आप जब आपके सामने आपके फोन पे या जहां पर भी है, आपको आएगा ज्वाइन ग्रुप, आप ग्रुप में आप वहां पर ज्वाइन बोलेंगे और आप वो अपने आप ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ये जब आप ग्रुप में पहुंच जाएंगे, तब आपको क्या करना है, आप ये समझना है कि आप जो 10 लोग हो, ये एक टापू पे आए हो। आपको ये काम दिया गया है, जैसे संविधान सभा को 70 साल पहले ये काम दिया गया था, आपको ये काम दिया गया है कि आप सोचें कि इस टापू पे रहने के लिए क्या 5 सिद्धांत होंगे, और ये सिद्धांतों की बात हो रही है। आप डिटेल में मत जाइएगा, आप सिद्धांतों की बात पे बातें करिएगा। सिद्धांत किस तरीके के सिद्धांत, कि जो भी लोग वो टापू पे हैं, आप सभी लोग जो टापू पे हैं, और आप 10 हो, आपके साथ परिवार हो सकते हैं, लेकिन जो भी वो टापू पे हैं, अपनी जिंदगी में अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकें, और ऐसे पूरी कर सकें जो फेयर हो सबके लिए, राइट। तो अब हम ये ग्रुप वर्क शुरू करेंगे। किसी को कोई शक है, किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आया है, या आप अगर सबको समझ आया तो हम ग्रुप वर्क शुरू करेंगे, लेकिन अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो जरा आप हाथ ऊपर रेज कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप समझे नहीं हैं। कोई भी ऐसा जना है? प्राची, आप भी जरा देखिएगा। हाँ विनीता, ये 15 मिनट का होगा ना? हाँ, तकरीबन 15 मिनट का हम ये करेंगे। हम देख लेंगे कि कैसे है, बट अबाउट 15 मिनट्स विल बी द टाइम। ग्रेट, ओके। सो सभी लोग क्लियर हैं आई गेस? किसी ने हाथ रेज नहीं किया है, तो चलिए हम ये ग्रुप वर्क शुरू करते हैं।
और जब आप सभी लोग, आपके ग्रुप वर्क 15 मिनट के बाद कंप्लीट हो जाएगा, तब सभी लोग यहाँ पर मेन ग्रुप में वापस आ जाएंगे। हर ग्रुप में से एक जना, आपके ग्रुप में आपने टापू का नाम क्या दिया और कौन से 5 से ज्यादा नहीं प्लीज, कौन से 5 सिद्धांत आप लोगों ने चुने हैं अपने टापू के लिए, वो आप बताएंगे। ओके, सो अभी हम मैं प्राची से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी 4:44 हुआ है, हम एग्जैक्टली 5 o'clock को वापस आएंगे। ओके, और वापस भी मैं खुद लेके आऊंगी सबको। अगर आपका 13-14 मिनट में एक्टिविटी खत्म होती है तो आप वहीं पे ही रहिए, 15 मिनट में ऑटोमेटिकली आप सब वापस इसी सेम मेन सेशन में वापस आ जाएंगे। परफेक्ट, बढ़िया। ओके ओके, सी यू इन 15 minutes। यस यस, ग्रेट। लोग कम हो गए हैं तो शायद 9 के ही ग्रुप्स बनेंगे अभी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया होगा, उसको एक्सेप्ट करिए, ज्वाइन करिए। जी अभी तक तो नहीं आया। नहीं दिखा है मैसेज। मैसेज नहीं आया है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड दीजिए मेरे को। जरा थोड़ा सा रुक जाएं। पर वो जो टेक्निकल थोड़ा सा है, तो टेक्निकल में थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप बनाने में टेक्निकल चीजें सारी है। सारे लोगों से दरखास्त है कि थोड़ा सा वेट कीजिए 2-4 मिनट। हाँ हाँ, ये हम देख रहे हैं कि आप सब लोग भी इससे वाकिफ होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना हम ऑनलाइन सेशंस में ग्रुप वर्क, ब्रेकआउट ग्रुप्स में जाकर, ब्रेकआउट रूम्स में जाकर, छोटे ग्रुप्स में बांट कर जो बातें हो पा रही हैं, वो इस तरीके से 80 लोग सारे साथ में जुड़कर वो बातें नहीं हो पाती हैं। तो वो एक तरीके का एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। हाँ, चैट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन जो चीज एक्चुअली वर्कशॉप में होनी चाहिए, जो है कि हम बैठकर डिस्कस करें, और छोटे ग्रुप्स में वो डिस्कशन बेटर रहता है। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि आज के सेशन में हम ये ब्रेकआउट ग्रुप्स ट्राई करें। तो let's try it, let's see how it goes. There's a weird issue I'm not able to understand. Some people are already in the rooms. जैसे ग्रुप 8 में अनमोल हैं, ग्रुप 7 में वो चली गई हैं, बाकियों ने ज्वाइन नहीं किया है एक्चुअली। क्या सबको अपने स्क्रीन पे कोई ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन दिख रहा है? यस। तो आप उसको क्लिक करके ट्राई एंड ज्वाइन इट। उसको उस पे ऑप्शन होगा, सबके पास ऑप्शन आ रहा होगा इनफैक्ट वो, क्योंकि 15 लोग जा चुके हैं, अभी 60 पीपल आर स्टिल लेफ्ट बेसिकली। सबको अपने स्क्रीन पे ब्रेकआउट रूम अलॉटेड है। डज इट कम, एक पॉपअप आता है कि नोटिफिकेशन आता है? क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, स्क्रीन पे आपके कोई ऑप्शन हो, मैसेज नहीं आएगा बेसिकली, वो आके खत्म हो चुका है आई थिंक। स्क्रीन पे नहीं है एक्चुअली, नहीं है स्क्रीन पे।
शायद कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है शायद। हाँ, क्योंकि काफी लोग चले गए हैं ऑलरेडी रूम में, तो मेरे को इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि can you put them again, Prachi? I'm trying to close all the groups, but for some reason उसको पहले क्लोज करके नए ग्रुप के लिए भी करते हैं क्या, वो देख लेते एक बार। हाँ, वही ट्राई कर रही हूँ मैं कि फिर से फॉर्म कर सके। एक बार आप ध्यान रखिएगा, ये मैसेज मतलब आपके स्क्रीन पे ही आएगा कि ज्वाइन अ ब्रेकआउट ग्रुप, ऐसे मतलब आपको वो ब्रेकआउट ग्रुप में आप जा रहे हो, आप ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइन का बटन दबाकर फिर आप उधर जाओगे। जी, वो पर नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ आपका बात। 1 मिनट दीजिए मेरे को, लेट मी वंस अगेन ट्राई फॉर the last time. Don't worry, let's try, it's okay, don't worry, no stress here. Let's just see, क्योंकि कुछ, but we will give enough time once if we have accomplished this. Let's just see. For some reason it's not closing. Oh. मेरे को क्या होस्ट बनाएंगे प्लीज? संविधान प्रचारक वाला जो होस्ट है, कैन यू प्लीज मेक मी द होस्ट, नॉट अ को होस्ट? Okay. Yeah, maybe this helps. Let's see. Okay, yeah, this helps. Just give me 60 seconds. Okay. Now it's and working. We'll start just the 60 timing seconds from the time you all go into your groups. ठीक है? So don't worry about that. ठीक है? 15 minutes from that. Okay. Prachi, is it working now? Yeah, it's working. Just 30 more seconds and then I can reassign everybody. Okay. जरा रुकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्राची कर रही है कुछ। आपके ऑटोमेटिक मैसेज आएगा। हाँ, अभी वो अलॉट कर रही है ग्रुप्स, तो थोड़ा समय लगेगा, 1 मिनट और लग सकता है सबको। ठीक है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। ओके। 8 groups. Okay. इतने सारे लोग हैं, प्लीज एक बार वेट करिएगा। एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता है सबको। कोई बात नहीं, डोंट टेक एनी टेंशन। 5 मिनट लगे तो रुकते हैं, क्योंकि अभी टेक्निकल सारी चीजें हैं, तो आराम से कीजिएगा। But I can guarantee you that you will have better fun talking to each other in small groups. Yeah, definitely. ये ग्रुप फिर से क्रिएट हो रहे हैं? जी हाँ जी। ग्रुप्स फिर से क्रिएट हो रहे हैं और वापस से हम ये पूरा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि पहले कुछ दिक्कत हो रही थी। पर प्राची को हर जने को एक ग्रुप अलॉट करना पड़ता है, तो इतने लोग हैं, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं ग्रुप्स ओपन कर रही हूँ।
तो देखिएगा अगर आपके पे मैसेज आए, नहीं तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली कर लिया ताकि किसी को खुद ना जाना पड़े बेसिकली. ओके देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Yes, let's hope. Okay, let's see. सब जा रहे हैं. That's working. Great. I hope so. Yeah, अभी 50 हो गया है now. Everybody is going. Okay, okay. Very good, very good, very good. अभी फिर यहाँ पे 50 पे आके अटक गया है. Oh, okay. So I think that's very strange, huh? No? Some people are still leaving, so is that what's happening? शायद वो इस तरह का ग्रुप करने में हिचकिचा रहे हैं. Okay, वो ऐसे ही लीव कर रहे हैं. Okay, okay, okay. नेट प्रॉब्लम से असू शकतो ना धम्मा. यस हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कई जगहों पे. हो सकता है. That's okay. Prachi, what are we getting at now? प्राची तो कोई ग्रुप में नहीं चली गई. प्राची नहीं दिखाई दे रही अभी. नहीं, अभी तो वो दिखाई नहीं दे रहे. इस जूम वर्जन का शायद मतलब ये जो है हमारे पास, इसका शायद लिमिटेशन हो सकता है. I mean, actually वो ही मैं चाहती थी, नहीं तो हमारा जूम यूज करना चाहिए था आज. लेकिन आई थिंक आप लोगों ने ये वर्क नहीं कर रहा है. मैं एक्चुअली जो लोग हैं ना वहां से देवर आस्किंग हेल्प फ्रॉम मी ऑल्सो. सो मेरे को दिखाता है कि रूम 5 में हेल्प की जरूरत है, तो मैं वहां गई. वहां 2 लोग थे ऑलरेडी, बट आई डोंट नो व्हाई रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गेटिंग द नोटिफिकेशन इफ देयर डिवाइसेस आर कंपैटिबल और नॉट. मेरे को उसमें कंफ्यूजन है. नहीं पूछ रहा है कि इंडिविजुअल ऐप पे चाहिए, वैसा तो कुछ नहीं है. चलिए then फिर it's not working. It would have been very good if we could have done that. Because it shows not joined. Just as a suggestion, अगर कुछ लोग ग्रुप्स में चले गए हैं तो एटलीस्ट वो लोग थोड़ी बहुत बातचीत करें और हम मेरे ख्याल से 10 मिनट में फिर मिल सकते हैं उन जो भी आइडियाज हैं. कोई लैपटॉप से we है. can discuss their ideas here. ठीक है. But they discuss. Okay. तो कितने लोग गए हैं प्राची? 2 3 ही है एक ग्रुप से. कई ग्रुप से तो कोई भी नहीं गया है. कोई यहाँ पे है जिसके पास लैपटॉप से कोई ज्वाइन किया हुआ है पार्टिसिपेंट? I have joined from a laptop. Can I suggest something? Can we try making smaller groups? Maybe अगर Zoom version की limitation है, maybe 4 लोगों का एक ग्रुप, 5 लोगों का एक ग्रुप बनाकर देखें. क्या वो नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं. आप ट्राई करो. नीचे ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन अगर आपको दिखा रहा है, मे बी यू कैन ज्वाइन ऑन योर ओन फ्रॉम योर लैपटॉप बिकॉज योर रूम इज. I've been looking. There's mute. There's that mute, unmute, video, then participants, chat, share screen, record, reactions, and leave. यही options है मेरे पास. अच्छा. Okay. तो प्राची, if you can just keep going to the groups and just telling them that let them stay in the group and वो जो बातचीत कर पाए वो वहां पे करें. ठीक है. और जो यहाँ पर हैं हम सब साथ में जो तकरीबन 50 लोग हैं, हम अपनी बातचीत यहाँ पर जारी रखते हैं. वो जब वापस आ जाएंगे तो लेट देम जॉइन इनटू आवर टॉक. लेट्स डू दैट. ठीक है. ओके.
All right. So you just go and tell them because they will wait for more people to come, right? So you just go to the groups. You can आप groups पे जा सकते हो ना? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ. हाँ, आप जरा जाके अगर दिखा दीजिए, अगर वो बिल्कुल नहीं चल रहा है तो उनको भी यहाँ पर वापस ले आइए. हाँ, मैं वही देख रही हूँ. हाँ जी. ओके, बढ़िया. ऑल राइट, ओके, ठीक है. सो दिस breakout groups has not worked this time. हो सकता है क्योंकि इनफैक्ट मैंने यही सोचा था कि हम अपना Zoom यूज करेंगे We the People का, तो उसमें हम ब्रेकआउट रूम्स हमेशा यूज करते हैं. ज्यादा से ज्यादा ब्रेकआउट रूम्स ही यूज कर रहे हैं ताकि हम लोगों को और मतलब जो ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो फॉर्मेट है कि एक जना बोले और फिर उसके बाद एक टाइप ऑफ वेबिनार या चैट बॉक्स में क्वेश्चंस ले लिए जाएं. लेकिन क्योंकि हम लोग आदी हैं ये ग्रुप वर्क करने के लिए, तो हमें ये ब्रेकआउट रूम्स बहुत पसंद है और उसमें से डिस्कशंस भी बहुत अच्छे से निकल के आते हैं, क्योंकि लोग छोटे ग्रुप्स में कभी कभी और बेटर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. तो डजंट मैटर, वी आर फाइन, इट्स ओके. तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि अगर आप, लेट्स नाउ लुक थिंक इंडिविजुअली, ठीक है, और मैं इनविटेशन दे रही हूं, मैं सबको आमंत्रित कर रही हूं कि आप सोचिए कि आप संविधान सभा में, या आप एक नए देश बन रहा है, एक नया जगह है जहां पर लोग अभी आगे रह रहे हैं और रहना चाहते हैं, राइट? और आप भी हैं उनमें से, राइट? आपको अगर बोला जाए कि आप इस जगह पर रहने के लिए आपको 2 सिद्धांतों के बारे में सोचना है, या 2 सिद्धांत सजेस्ट करने हैं कि इस देश के लिए, इसको चलाने के लिए, ऐसे चलाने के लिए कि सभी लोग अपनी जरूरतें, अपनी आकांक्षाएं पूरा कर सकें, लेकिन एक फेयर तरीके से, एक निष्पक्ष तरीके से, एक ऐसे तरीके से कि सभी के लिए वो पॉसिबल हो, राइट? अगर ऐसा हम देश चलाना चाह रहे हैं तो आप कौन से 2 सिद्धांतों को सामने रखोगे, या कहोगे कि ये 2 सिद्धांत तो जरूर होने चाहिए किसी भी देश को इस तरीके से चलाने के लिए? तो जरा सोचिए, मैं 2 मिनट का समय सबको देती हूँ. आप इंडिविजुअली सोचिए और फिर आप चैट बॉक्स पे लिखिए या आप बताइएगा. बट आई वुड से कि आप थोड़ा सा सोच कर लिखिए. मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ एग्जैक्टली. सोच कर प्लीज लिखिए. मैं तब तक चैट बॉक्स में देखती रहूंगी, लेकिन 2 मिनट सोचिए. आपको 2 सिद्धांत सजेस्ट करने हैं, 2, सिर्फ 2, जिसपे आपको लगता है कि देश चलना चाहिए, या एक नया देश की अगर आप वो कर रहे हैं तो कौन से 2 सिद्धांत आप सजेस्ट करेंगे? प्राची जी यहाँ है क्या? प्राची जी? हाँ जी, बोले, बताइए. हाँ, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स वो रूम में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन वो लेफ्ट हो गए बाहर, और अभी लॉग इन नहीं कर पा रहे, वेटिंग ही बोल रहा है वो. तो उनको क्या कुछ बता सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी अभी? वो वेटिंग रूम में है. हाँ, वो 1 मिनट में, हाँ वो वेटिंग रूम में है.
कोई वो तो नहीं दिखा रहा है कनेक्ट। हाँ, कनेक्ट हो नहीं रहा उनका वो, लेकिन हम रूम में जाने की कोशिश कर रहे थे। एक दे कैन जॉइन द सेशन अगेन, मतलब उनको बोलिए बस वो लिंक को फिर से खोलेंगे तो वो मेन सेशन में आ जाएंगे, क्योंकि अभी ब्रेकआउट रूम सब बंद है, उसमें कोई भी नहीं है ब्रेकआउट रूम में। ओके। हाँ, कुछ एक दो लोग ही रह गए थे, तो मैंने विनीता का सजेशन लेके सबको वापस यहीं पे ले आई। ओके। हाँ जी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं यहाँ पर सिद्धांतों के सजेशंस, वेरी नाइस। ओके, जाति धर्म अपने घर तक सीमित रखना, ओके, नैतिक शिक्षाओं पर संपूर्ण आधारित जात समाज की नींव, all should have the right to give opinion, rule of law and freedom. Okay, wonderful. अजरुद्दीन जी, बहुत important principle आपने सामने रखा है, rule of law, very very interest, very very good. Okay, all right. Okay, बहुत important. दीप्ति, मुझे लगता है और ऊपर भी लोगों ने लिखा है कि जो resources हैं, जो साधन हैं, उनको उनका बंटवारा समान हो, जिससे सबके मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति हो। ओके, ऑल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन टू ग्रो इन लाइफ, इंटरेस्टिंग। ओके, राइट, ओके। सरस्वती एंड रश्मि, आप थोड़े डिटेलिंग में जा रहे हैं, ये जो आप लिख रहे हैं उसका सिद्धांत क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फैमिली फ्रेंडलीनेस, इनकम स्टेबिलिटी, कौन से सिद्धांत से आएगी? थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए। ये उसके पॉइंट्स हैं, लेकिन सिद्धांत क्या है? महिमा कहती है अपॉर्चुनिटीज टू बी गिवन अकॉर्डिंग टू नीड। ओके, ओके, तो दैट्स, वो एक सिद्धांत है कि अपॉर्चुनिटीज कैसे होंगी, दे विल बी अकॉर्डिंग टू नीड। और किसी ने यहाँ पर लिखा है, दीप्ति ने लिखा है संशोधना मतलब रिसोर्सेज का बंटवारा समान होगा। सो दीप्ति एंड महिमा थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। महिमा नीड के हिसाब से बोल रही हैं, वो बोल रही है इक्वल होना चाहिए, हर एक को बोलने की आजादी। ये तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भाईचारा अपनाएंगे, ओके, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, लिबर्टी, एक्विटी, वंडरफुल, equal opportunity. I think this is an important thing that everybody is talking about. Equal opportunity. So वो एक बहुत बड़ा important चीज है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। Gender equality for all genders, very important. So not just female and male. Very good. All right. Education for all. Yeah. Okay. 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 But सहज थोड़ा सोचो, एजुकेशन फॉर ऑल एक पॉलिसी या वो हो सकता है, पर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत उसके पीछे क्या है? जस्ट थिंक अबाउट सिद्धांत। ओके, कंप्लीट इक्वालिटी, नो लॉ, नो क्लास, नो रिलीजन, राइट टू प्रोटेस्ट, काम करने का। हाँ, अब आई एक लोकशाही। धनंजय ने लोकशाही की बात की है, which is also a principle, right? Azruddin is talking about fundamental. Azruddin, ये fundamental rights सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, ये fundamental rights का मतलब इसके पीछे principle क्या है?
थोड़ा सा सोच के बताएं। प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए। रैशनलिज्म को बढ़ावा, ओके, रैशनलिज्म को बढ़ावा, राइट, ऑल राइट, राइट। भावनिक समतोल, मैं नहीं समझ पाई, ये क्या है भावनिक समतोल? Vivo 1713 थोड़ा सा बताएंगे? भावनिक समतोल का मैं समझी नहीं, मतलब आप प्लीज मुझे अगर बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मूलभूत गरज और भावनिक समतोल, उसका बेसिक इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। एक कहीं भी हम जाएंगे तो एक भावना रहता है सबका, एक अलग अलग भावना रहता है ना सबका, तो उसको हम एक समतोल, बैलेंस करेंगे। ओके ओके, ऑल राइट, ओके। तो जो जिनके अधिकार हैं उनकी ही जिम्मेदारियां लेते हुए हम इस तरीके से उसको समतोल करेंगे। वेरी गुड, ऑल राइट, ऑल राइट, मैं समझ गई। कुमार गौरव, participation is an important, participation of everyone is an important principle. विमल कुमार, ये एक देश एक राष्ट्र एक अच्छा स्लोगन है, लेकिन ये इसका सिद्धांत क्या है? एक देश एक राष्ट्र, इसका सिद्धांत क्या है? ये स्लोगन है, मैं समझ सकती हूँ, एक आवाहन है एक देश एक राष्ट्र, पर इसका प्रिंसिपल नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सोचिए। हाँ, सरस्वती एंड रश्मि, नाउ इज कमिंग टू अ प्रिंसिपल, a welfare state, that public welfare, the state जो है वो पब्लिक वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए चलेगा, वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ओके ओके, या एजुकेशन फॉर ऑल के पीछे सिद्धांत क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फैंटास्टिक, वंडरफुल, थैंक यू अजरुद्दीन जी, वेरी गुड। अब आए आप सिद्धांत, आप लेके आप आए, वेरी गुड, थैंक यू। आई एम श्योर कि आपने जब फंडामेंटल राइट्स लिखा था आपका मतलब यही था, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा उसको सिद्धांत की लैंग्वेज में लेके आए, तो आपने बहुत बहुत बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो एक प्रिंसिपल है कि वी विल प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से आपने रखा है। थैंक यू अजरुद्दीन, थैंक यू वेरी मच। विमल कुमार, एक देश एक राष्ट्र ये सिद्धांत नहीं है, उसके पीछे या तो हमें बताइए कि उसके पीछे सिद्धांत क्या? एक देश एक राष्ट्र प्रिंसिपल क्या है कि ये देश एक राष्ट्र होगा? What does that mean? थोड़ा सा सोचिए और या तो मुझे एक्सप्लेन करिए। आप समझ रहे हैं, हम टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्लोगन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन चीजों के पीछे का जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहे हैं। That's what we are saying. Okay? सो प्लीज बहुत बढ़िया तरीके से, थैंक यू सभी लोग। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग नहीं बोले हैं या तो बोले या तो यहाँ लिखे। श्वेता गुप्ता, अगेन जुडिशियल का क्या मतलब होता है? वो जुडिशियल का उस अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं है, इसके पीछे सिद्धांत क्या है? Okay, equally proper implementation of law. Okay, श्वेता गुप्ता थोड़ा सा सोचेंगे कि जुडिशियल के पीछे का सिद्धांत क्या है? Okay, right.
थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने अपने सजेशंस ऑफर किए हैं यहाँ पर। सो अगर हम इनको थोड़ा सा साथ में देखते हैं तो हमें ये समझ आ रहा है कि जब हम सिद्धांत बोलते हैं तो वो एक तत्व होता है जिसके बलबूते पे फिर सारी चीजें चलती हैं या चलनी चाहिए। ओके, हो सकता है एक्चुअल चलने में कुछ दिक्कतें आए, वो है, हो सकता है। सो इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन सिद्धांत जो है वो इंटेंशन से वो चलता है। ओके, एज आई एम सेइंग अगेन, हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में या एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत जब बन जाता है किसी चीज के लिए तो उस सिद्धांतों पे चलने की पूरा प्रयास होता है। ऑलराइट, तो अगर हम आपकी सारे सजेशंस को अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि एक सिद्धांत ये समझ में आ रहा है कि इक्विटी एक बहुत बड़ा सिद्धांत निकल के आ रहा है। आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी है, राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है कि हम सब इक्वल नहीं है, हम सब सेम नहीं है। इन दैट सेंस हम सब सेम नहीं है, लेकिन हम सब को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, वो एक सिद्धांत है। चाहे मैं गुड़गांव में बैठी हुई एक महिला हूं या असम में बैठे हुए या उड़ीसा में। हेलो हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, या उड़ीसा में बैठे हुए कोई इंसान हो, हमारी अपॉर्चुनिटीज या हमारे जो अवसर मिलने चाहिए वो उसमें समानता होनी है। तो वो जो प्रिंसिपल है वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें समझ आया है हमें यहाँ पे सजेशंस में। दूसरा प्रिंसिपल कि हमारे मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन होगा, रक्षण होगा, सभी के मौलिक अधिकारों का रक्षण होगा, की रक्षा की जाएगी। वो एक सिद्धांत, एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत निकल के आ रहा है। तो हमें लेट अस सी कि जब हम हमारे संविधान की बात करते हैं तो कौन से सिद्धांत इसके बेस में है और आपके सजेशंस में से जो निकल के आए हैं वो किस तरीके से इन सिद्धांतों में जुड़े हुए हैं, राइट। सो जो हमारा संविधान है, मैंने एक स्लाइड आपके सामने पेश किया है। भारत का संविधान कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, और आप सबके सजेशंस को भी देखते हुए हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ पर हम ये प्रिंसिपल्स की बात या तो आपके सजेशन से शायद अलग जा रही है या मेल खा रही है, उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। ओके, तो हमारा संविधान, उसके क्या मेन सिद्धांत है, राइट। तो पहला तो सिद्धांत ये है कि ये जो कि जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा संविधान है, वो एक सिस्टम है लॉ का सभी लोगों के लिए। जो यहाँ पर एक जने ने, आई थिंक अजरुद्दीन जी आपने लिखा था रूल ऑफ लॉ, किसने लिखा था? मैं एक मिनट जाकर देखती हूँ। अजरुद्दीन जी, राइट। जो रूल ऑफ लॉ, ये जो प्रिंसिपल है आपको संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी उठाएंगे उसमें रूल ऑफ लॉ ऐसा
ये 3 शब्द आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन रूल ऑफ लॉ एक अनरिटन प्रिंसिपल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? अजरुद्दीन जी, आप बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगी। अगर आप बताना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करता हूँ। कोशिश करिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि यहाँ पे मतलब इस देश में जो भी होगा वो कानून के तहत होगा। हर बात के लिए यहाँ पे कानून रहेगा और उस कानून के तहत बातें होंगी। जो कानून में नहीं है उसके अगेंस्ट में यहाँ कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू अजरुद्दीन जी, बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू अजरुद्दीन जी। बेसिकली रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल अजरुद्दीन जी जैसे ने बोला कि ये यहाँ पर कानून का, लेट्स से कानून के तहत काम होगा या कानून के तहत चीजें की जाएंगी। एक आदमी या एक औरत के बोलने पे नहीं होगा वो, और जो भी होगा वो कानून से के बेसिस पे ही किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक जना उठकर आज एक आपका जो डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर है, ठीक है, वो उठकर बोल दे कि आज अभी से इस डिस्ट्रिक्ट में लोग बाग जो हैं वो जूते ही पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। नाउ इफ देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ, राइट, वो शायद बोल ले, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये बोल रहा है तो उसके बोलने का मूल्य नहीं है। उसको ये चीज जो होने जा रही है या वो जो बता रहे हैं या एक ऑर्डर दे रहे हैं, वो वर्बल न होते हुए उसके किसी भी चीज का एक कानूनी बेसिस होना बहुत जरूरी है, राइट? सो इट्स नॉट रूल ऑफ अ पर्सन, इट इज रूल ऑफ लॉ। पैंडेमिक को देख लो, हमारे पास अगर हमें बोला गया कि अभी सामाजिक या शारीरिक दूरी रखी जाएगी, आप यहां से वहां नहीं जा सकते, इस टाइम के बाद आपके ऊपर आप अपने घर से नहीं निकल सकते, तो चाहे आपको लग रहा होगा कि न्यूज़पेपर में किसी ने यहाँ पर बोला है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने ऐसे बोला है, लेकिन वो बोले नहीं हैं, उन्होंने एक रिटन ऑर्डर पास किया है जो हम सबके लिए अवेलेबल होगा। हम देख सकते हैं उस ऑर्डर को, और जब हम वो ऑर्डर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, एक ऑर्डर पास करता है तो वो ऑर्डर किसी न किसी कानून को मद्देनजर रखते हुए वो ऑर्डर पास होता है। उसके बिना कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता। चाहे कितना भी पावरफुल इंसान हो, कितने भी पावर्स उसको दिए गए हैं, वो रोज उठा के फोन या ऐसा ऐलान नहीं कर सकता कि आज से XYZ होगा। आज से XYZ होगा, लेकिन वो कौन से कानून के तहत होगा वो बोलना उसको बहुत जरूरी है, और वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक उसके ऊपर एक रिटन ऑर्डर ना निकले और वो ऑर्डर किसी न किसी कानून के बारे में बोलते हुए वो ऑर्डर ना। तो जो पैंडेमिक से रिलेटेड सारे ऑर्डर्स हैं, आप किसी भी ऑर्डर को उठा के देख लीजिए, या अगर आपने उठाकर देखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें कौन से कानून के बारे में दिया गया है? ये जो सारे ऑर्डर्स हैं कि हम यहाँ से वहां RT-PCR आपको लेना पड़ेगा, आप यहाँ से वहां इस स्टेट में नहीं जा सकते,
ये कौन से कानून के तहत ये ऑर्डर्स निकले हैं? कोई बता सकता है मुझे? किसी ने एक ऑर्डर देखा है कि हमारे ऊपर ये जो सारी कंडीशंस आई हैं वो कहां से आई हैं? ये कहां से ये ऑर्डर निकला है? तस्नीम, आप पूरा एक्ट का नाम देंगे? It's Disaster Management Act 2005. Very good. Thank you very much. और किसी को ध्यान है कि कौन से एक्ट के तहत हमारे ये सारे कंडीशंस, पैंडेमिक के जो कंडीशंस है वो आए हैं? कोई और बता सकता है? कोई और बता सकता है? नहीं? ओके, तो हमारे एक और एक्ट है जो है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट। यस, एपिडेमिक एक्ट, राजेश रंजन जी अभी बता रहे हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ ये थोड़ा सा पॉइंट करना चाहती हूँ कि हमने न्यूज़पेपर में कभी कभी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच अनुराधा, थैंक यू, एब्सोल्युटली। हम न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं कि डीसी ने अभी ये बोला है, म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये बोला है। बोला जरूर होगा, लेकिन वो बोलने के पीछे उन्होंने एक रिटन ऑर्डर पास किया होता है। विदाउट दैट रिटन ऑर्डर कोई भी पोजीशन पे बोल नहीं सकता। ये बोलने वाली चीज नहीं हो सकती। अगर वो बोल रहे हैं तो उसके पीछे एक ऑर्डर है, ऑर्डर के पीछे एक कानून है। कानून के बेसिस के बिना कोई भी जना अपनी एक मंशा या अपना एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया या इसने ऐसा बोल दिया तो ये बोलने से हो रहा है, लेकिन ये होता कानून से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बोल दिया और उसके पीछे ऑर्डर नहीं है और कानून नहीं है, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उसको प्रश्न करें, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। सो पहला सिद्धांत हमारे संविधान का है रूल ऑफ लॉ। यहां पर हमने सामने लिखा है, इट्स अ रिटन सिस्टम ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। ओके, सेकेंड सिद्धांत, और आप में से एक जने ने, मैं नाम वापस से देख सकती हूं, डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल मैं वहां पर वापस देख रही हूँ, धनंजय, हाँ करेक्ट, सॉरी मैंने उस टाइम पे नाम भी बोला था, धनंजय का। डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल, इलेक्शंस इज अ प्रोसेस, इलेक्शंस इज नॉट अ प्रिंसिपल। इलेक्शंस प्रोसेस है, मतलब इलेक्शंस होते हैं, वो होंगे, वो फेयरली होंगे, वो सब, वो फेयरली इज अ प्रिंसिपल। बट इलेक्शंस होंगे, वो एक मैकेनिज्म है, वो एक तरीका है। ओके, बट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी, जिसके वजह से इलेक्शंस होते हैं। ओके, क्या आप ये समझ पा रहे हैं मेरे साथ? डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सभी को इक्वल राइट है वोटिंग का और पार्टिसिपेशन का। आई नो हमारे मेंबर्स में से एक जने ने पार्टिसिपेशन की भी बात की थी। पार्टिसिपेशन इज अ प्रिंसिपल, सिद्धांत। लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग हर जना इक्वली अपना वोट दे पाए, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। अब उस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को हम कायम करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए हमारे इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के होते हैं, एमएलए के होते हैं, एमपी के होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। या अलग अलग जगहों पे सिटीजन के ग्रुप्स पैदा होते हैं,
या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कमिटीज होती हैं, या पंचायत में भी कमिटीज होते हैं, वो पार्टिसिपेशन के लिए होता है। ग्राम सभा होता है पार्टिसिपेशन के लिए। सो ग्राम सभा क्या होगा, हो गया एक तरीका, हो गया मैकेनिज्म, हो गया, पर प्रिंसिपल क्या है? पार्टिसिपेशन इज द प्रिंसिपल। सब मेरे साथ हैं? क्या हम सिद्धांतों के बारे में समझ पा रहे हैं? जी जी। और सिद्धांत कभी कभी डगमगा जाते हैं, कोई मैकेनिज्म ऐसा बनता है जिससे सिद्धांत डगमगा जाता है। ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम सभा बुलाते ही नहीं है, तो ग्राम सभा अच्छे से नहीं चलती है, तो ग्राम सभा तो अच्छे से नहीं चल रही है, लेकिन उससे क्या होता है, सिद्धांत डगमगा जाता है। पार्टिसिपेशन लाने के लिए हमें ग्राम सभा अच्छे से चलानी चाहिए। मैकेनिज्म चलता है तो सिद्धांत अच्छे से चलता है, राइट? ये सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल जो कुछ लोगों ने यहां पर कहा है, वेलफेयर का प्रिंसिपल, कि सबके कल्याण के लिए चीजें की जाएं, सबके कल्याण के लिए। तो एक होता है guaranteed rights, so protection of rights is also a principle, कि हमारे अधिकार का रक्षण होगा, साथ साथ में हमारे कल्याण का, मतलब अगर मैं कुछ आगे बढ़कर कुछ करना चाहूं मेरी बेहतरी के लिए, सबकी बेहतरी का कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाएगा, ये एक सिद्धांत है। और ये बेहतरी के लिए हमने हमारे संविधान में भी नीति निर्देशक डाले हैं, ताकि वेलफेयर का जो प्रिंसिपल है, कल्याण का जो प्रिंसिपल है, वो जमीनी स्तर पर आ पाए। और ये जो फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी है, वो हमारे भाग 3 में दी गई है। पर वो सारे मैकेनिज्म्स हैं, वो सारे तरीके हैं ये सिद्धांतों को कायम करने के लिए, राइट? ओके, सो ये थर्ड प्रिंसिपल है, और आप लोगों ने अलग अलग रूप में ये प्रिंसिपल की बात की। नाउ ये जो चौथा प्रिंसिपल है, शायद कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप में, मुझे लगता है अगर हम छोटे ग्रुप्स में जाते तो ये चौथा प्रिंसिपल जरूर आता। हमारे अभी के चैट बॉक्स में शायद इस तरीके से नहीं आया है, लेकिन ये चौथा प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। और वो चौथा प्रिंसिपल ये है कि जो सरकार चलती है या जो राष्ट्र चलाने का जो सिस्टम है, जो ढांचा है, उसको कुछ पावर्स दिए जाएंगे, उनकी कुछ ताकतें होंगी, लेकिन उन सभी ताकतों का एक नियंत्रण होगा। सभी ताकतों को एक जिम्मेदारी भी दी जाएगी, तो एक बैलेंस है सारी ताकतों का। मतलब कि सारी ताकत दिल्ली में ही कैद नहीं है, कुछ ताकतें स्टेट लेवल पे दी गई हैं, कुछ ताकतें पंचायत लेवल पे दी गई हैं, और ये सब ताकतें जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। वो अगर एक ताकत बहुत ज्यादा हो रही है तो दूसरी ताकतें उसको क्वेश्चन कर रही हैं। ये सिस्टम का प्रिंसिपल है चेक्स एंड बैलेंसेस। अभी एक एग्जाम्पल कोई दे पाएगा जहां पर हमें सेंटर और स्टेट में जो चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़ी बहुत जो दिख रही हैं, क्या हो रहा है जिसमें आपको समझ आ रहा है कि सेंटर का भी कुछ पावर है, उसका भी एक लिमिट है, और स्टेट के भी पावर्स की लिमिट है, और एक दूसरे से वो क्वेश्चन करते हुए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस ला रहे हैं। कोई एक एग्जाम्पल दे पाएगा? हाल ही के अभी के दौरान ऐसा कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा चल रहा है। फैंटास्टिक। अस्मित, आई थिंक यस, अस्मित ये आपका नाम है? सॉरी, इज अस्मित योर नेम?
Yes, that's my name. Yes. Yes, thank you, Asmit. Exactly. Exactly. आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, वैक्सीनेशन की पॉलिसी के ऊपर, उसके खरीदने के ऊपर, उसकी प्राइसिंग के ऊपर आप देख रहे हैं किस तरीके से नेगोशिएशन चल रहा है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. स्टेट्स का पुश बैक, सेंटर का पुशिंग, सेंटर का पुल अवे, स्टेट्स का क्वेश्चनिंग. ये जो बातें चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं? क्योंकि संविधान ने कुछ पावर स्टेट को दी है, कुछ पावर स्टेट को दी गई है, कुछ पावर्स दोनों के बीच में है. राइट? ये क्यों है? क्योंकि पावर्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का चीज हिल जाता है. दूसरा, चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ आते हैं? हमारे विधायक, मतलब जो कानून बनाते हैं, जो कानून को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. राइट? तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इन तीनों में भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इन तीनों को पावर्स भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि कुछ उनके पावर्स पूरे हैं और हर पावर पे एक लिमिट दी गई है. ये हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. और मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये सारे प्रिंसिपल्स एकदम ब्यूटीफुली हमारे देश में चल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, पर ये प्रिंसिपल्स हैं, ये हमको समझना चाहिए ताकि जब ये डगमगाएं तो हमें पता होना चाहिए कि ये डगमगाया है, कि ये हमें सतर्क होना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल यहां पर डगमगाया है. अस्मित, बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर का वो स्ट्रक्चर जो है वो पैदा इसलिए हुआ या क्रिएट इसलिए किया गया क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था. फेडरल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को करने के लिए ये फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया. नहीं तो हो सकता था सारे पावर सेंटर को दिए जा सकते थे. राइट? पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स, और ये कहां पे आप देख पाओगे कि उनके, ये आपने स्कूल में भी याद किया होगा आपके सिविक्स में, कि सेंटर की एक लिस्ट होती है, राइट, और स्टेट की एक लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है. आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा, स्टेट की एक लिस्ट होती है, सेंटर की एक लिस्ट होती है. तो ये भी संविधान देती है कि सेंटर कौन से टॉपिक्स पे कानून बनाएगा और पॉलिसीज बनाएगा, स्टेट्स कौन से चीजों पे बनाएगा पॉलिसीज और कानून, और कौन से चीज पे, जैसे एजुकेशन पे, दोनों सेंटर और स्टेट कानून बनाते. ओके, सो ये जो बात है, ये संविधान का ये प्रिंसिपल है. इस वजह से हमारे पास एक स्टेट लिस्ट और एक सेंटर लिस्ट है. वो कहाँ है, कोई बता पाएगा क्या बाय एनी चांस कॉन्स्टिट्यूशन में? कोई बता पाएगा कि ये अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताती है कि सेंटर के क्या पावर्स हैं और स्टेट के क्या पावर्स हैं. ये कहाँ बताती है? कोई बता सकता है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिए गए हैं ये? यस, तस्नीम ने 7th शेड्यूल बोला है एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट. और सरस्वती और रश्मि, आई थिंक इट्स द सेम थिंग, अनुसूची 7. तो ये अनुसूची 7 डिटेलिंग करती है इस प्रिंसिपल को लेते हुए.
So I'm just trying to, अंकिता भी बोल रही है, thank you very much, absolutely right, it's the 7th schedule. तो अगर हम सब में से कोई भी देखना चाहे और बताना चाहे लोगों को कि आप, अगर आप देखना चाहे कि प्राइम की सेंटर क्या, प्राइम मिनिस्टर आपके एमपीज का क्या पावर है, सेंटर का क्या पावर है, वो क्या क्या चीजें कर सकता है, और आपके स्टेट मतलब राजस्थान या मध्य प्रदेश में क्या पावर्स हैं, तो ये अनुसूची 7 बताती है। और मैं आपके क्रिएटिविटी पे छोड़ती हूँ कि आप उसके ऊपर कविताएं बनाएं या जो भी बना पाए। लेकिन ये कहाँ से आता है? प्रिंसिपल ये है कि कोई भी जना अपने आप को इतने ताकतवर ना समझे, कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप को इतना ताकतवर ना समझे कि वो अपनी जिम्मेदारी या लिमिट भूल जाए। या हमें भी ये याद करना है कि हर एक डिपार्टमेंट्स को कुछ पावर्स तो दिए गए हैं और संविधान ही देता है वो पावर्स। ओके, एंड जो लास्ट सिद्धांत है वो ये है जो आप सभी लोगों ने बताया है कि हमारा संविधान मानवीय मूल्यों पे आधारित है, जो है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये जो सिद्धांत है आपके सामने, 5 सिद्धांत, ये सिद्धांतों को आप हमेशा सामने रखिए, क्योंकि जब ये सिद्धांत, संविधान हमारा होते हुए भी इसकी जो मैकेनिज्म्स हैं, इसके जो सिस्टम्स हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ आती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ सिस्टम का गड़बड़ नहीं है, यहां पर सिद्धांत गड़बड़ आया है। और जब सिद्धांत गड़बड़ आता है तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जा सकती हैं। सो ये बोलते हुए मैं यहां पे कंप्लीट करती हूं। मैं चाहती हूं कि आप सब इन सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए अपने पूरे क्रिएटिव पावर्स इस्तेमाल कीजिए, लोगों तक ये सिद्धांतों की मैसेज पहुंचाइए, और जब ये गड़बड़ाते हैं तो हमें आवाज उठाना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए ये संविधान सिद्धांत इस तरीके से बनाए गए, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये कहते हुए मैं यहाँ पर कंप्लीट करना चाहती हूँ मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, और हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, 20 मिनट है जिसमें हमें क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना और इतना पार्टिसिपेट किए, थैंक यू। एक तो सही बात है कि आज जो सिद्धांत के बारे में हमने जैसे मूल्यों के बारे में कल देखा था, सिद्धांत भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये बहुत से लोगों को शायद पता ही नहीं हुआ कि हमारा संविधान तो हम सब जानते हैं, नाम सुना है, बचपन में भी हम किताब, मैंने पहली कक्षा से लेकर हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हर किताब पे तो उसका प्राइमर रहता है तो वही पढ़ते हैं। मगर सिद्धांत हमारा ये सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है कि प्रिंसिपल हमारे संविधान के कितने बेस है वो समझना भी बहुत एक महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि वो क्लियर हुआ है, यानी ज़्यादा क्लियर हुआ है आज, तो बहुत से लोगों को एग्री भी करेंगे सारे लोग। तो हम थोड़ा सा ये और सवाल जैसे आपने पूछा है अभी कि कुछ लोगों के सवाल होगा तो हम लेते हैं। एक सवाल पूछ सकता हूँ अगर? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू विनीता जी, आपने इतने सुंदर तरीके से ये इन सिद्धांतों के बारे में बताया। एक आपने जो बात कही मेरे साथ रह गई, मैकेनिज्म ड्राइव्स द प्रिंसिपल, इस मतलब का आपने कुछ कहा। जैसे आपने कहा कि प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का और इलेक्शन एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, राइट? तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को ड्राइव करता है, एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूट करता है। हाँ, प्रिंसिपल ड्राइव्स द मैकेनिज्म, principle drives of course, sorry, yeah, I mean the mechanism derives itself from the principle, correct, right? Yes. So going by that understanding, अगर हम देखें तो जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया है उस दिन से एज अ पीपल हमने ये प्लेज किया कि we will live by the constitution, by the word of the constitution, like this country will run by that.
लेकिन आज जो हम देखते हैं तो मतलब हमारा जो एक्चुअल जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे साइड में रख के जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हमारे पास, हिस्टोरिकल कुछ धर्म ग्रंथ हैं जिनको लोग कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलते हैं, जिनके आधार पे लोगों की जिंदगी और उनके चॉइसेस और उनके डिसीजंस बेस्ड होते हैं, हम फिलहाल अपने आप को वहां पे पाते हैं। और यहाँ से लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपना सेंटर बनाने तक की एक जो जर्नी है, इस मैकेनिज्म को हम कैसे अचीव करें? अगर हमारा प्रिंसिपल है लिविंग बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डू वी shift gears from living by these mythological texts or religious scriptures to living by the Indian Constitution? That is the journey. How do we shift it? Yeah. I think मैं समझ रही हूँ कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे पूछ रहे हैं, हाँ? नहीं, जनरली एक सोशल लेवल पे भी अगर हमें एक बड़े इंडिविजुअल्स में एक सोसाइटी हम हाँ, हमारे सोशल उस तरीके से अगर देखें तो हमारे सोशल ग्रुप्स में भी इस तरीके से हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें, राइट? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, या? जी। से ये हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों जर्नी है, क्योंकि एक्चुअली सोशल ग्रुप्स किसी न किसी चीज को जुड़ते हुए साथ में आते हैं, राइट? और संवैधानिक जो है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो डिराइव्ड है हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर से, लेकिन वो एक तरीके के recognized human interactions, okay, आइडियल और डिजायरेबल ह्यूमन इंटरेक्शंस पे ये आधारित होते हैं। हमारी सोसाइटी एक तरफ से वो अपने सोशल कस्टम्स को लेते हुए चल रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने जो प्रिंसिपल्स को लेते हुए, कानून बनाते हुए सोसाइटी को मोल्ड करने की भी कोशिश कर रहा है, राइट? और इनमें कभी कभी एक गैप भी आ रहा है, बहुत बार एक गैप आता है, राइट? तो हमें समझना ये पड़ेगा कि जहां पर हम एक ग्रुप के वैल्यूज को लेकर चलते हैं, सामने हमें ह्यूमन वैल्यूज को भी रखना पड़ेगा, जिसके आधारित हमारा संविधान है, राइट? सो ह्यूमन वैल्यूज जो हैं वो इक्विटी, फ्रीडम्स को मान्यता देता है, और हमारे सोशल ग्रुप्स हो सकता है कुछ ऐसे वैल्यूज को पे आधारित हैं जो which are not necessarily based on universal human values. ओके? तो क्योंकि ये एक्चुअली रिकग्नाइज किया गया, बाबा साहब अंबेडकर ने भी ये रिकग्नाइज किया कि individuals and societies have some अपने आधारित बहुत सारे पहले चलते आए हुए कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशंस पे हम चल रहे हैं जी। और कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहा है जो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी पे बेस्ड है जी। ओके? तो ये जो जर्नी है, ये जो शिफ्टिंग गियर्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो तब आएगा जब हमें, और वो आ रहा है, आप प्लीज ये मत कहिएगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रख दिया है। ये पिछले 70 साल की जर्नी ही ये रही है कि हम अपने सोशल कस्टम्स को इवैल्यूएट करते जा रहे हैं, और हम ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको देखते हुए कानूनों को कभी फोर्सिबली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कभी कभी हम अपने आप सोच रहे हैं इसके बारे में, और धीरे धीरे हम अपने सोशल नॉर्म्स को क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ये 70 सालों की जर्नी रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई कैन टेल यू कि अगर ये सोशल कस्टम्स को मेरे माँ बाप ने क्वेश्चन नहीं किया होता तो मैं आपके सामने नहीं होती। सो ये कहना कि
हमने इसको साइड पे रख दिया है, आई विल नॉट एग्री विथ यू। मेरे पेरेंट्स ने सोचा होगा कि मेरी बेटी को कुछ सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हमें स्पेशल एक्सेस देना पड़ेगा महिलाओं को, राइट? बिकॉज हमारी कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं। उस वजह से शायद मेरे पिताजी माताजी ने सोचा होगा कि चलो इतनी फीस तो नहीं देनी पड़ेगी। दैट मे बी वन। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेड अ रोल इन दैट। मैंने जाकर एक MBA किया, एक MSc किया, उसमें एक हाथ मेरे संविधान का था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने उसको कंसिडर किया। दूसरा, मेरे पेरेंट्स ने सोचा होगा जरूर कि हमें अपनी बेटी को तो पढ़ाना है, चाहे फैमिली नहीं पढ़ाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सोशल कस्टम्स को क्वेश्चन किया है। तो कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट बुक में मेरे माँ बाप का नाम नहीं आने वाला है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे चलने की कोशिश की है। आप उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते आप। सही। ओके, नाउ इट इज अप टू यू एंड मी। हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मेरे सोशल कस्टम्स जो मेरे लिए हैं अभी, मेरे फैमिली के कस्टम्स, मेरे सोशल कस्टम्स, मेरे फ्रेंड्स के कहना, मेरे कंपनी का कहना, किस हद तक मुझे इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अगर नहीं लेके जा रहा है तो मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली प्रैक्टिस। और इसको करने के लिए हमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो हाउ डू वी शिफ्ट गियर्स? व्हेन आई शिफ्ट गियर्स, व्हेन आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मेरे फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे फैमिली में कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जो एक्चुअली ह्यूमन वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी को चुनौती दे रहे हैं। तो क्वेश्चन करूंगी, शायद चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन करना भी एक शुरुआत है मेरे प्रैक्टिस की। That's true. That's true. So I'm not offering you a solution. I'm only offering you कि हमें ये मेहनत जैसे मेरे माँ बाप ने की थी अपने टाइम में, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी मेरे टाइम में। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू स्मित। और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं कंक्लूड करने से पहले, नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज का जो हमारा, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हमारे क्लियर हो गए और बहुत सारे सॉरी, मैं एक इंटरप्ट करना चाहती हूँ कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये हमारे लिए था, हमारी सोसाइटीज के लिए था, लेकिन और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये वैल्यूज पे चलें। उसी तरीके से हमारे सरकार की जिम्मेदारी और वो कार्यरत है और उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो ऐसे कानून बनाएं और वो कानून का पालन हो जो ये ह्यूमन वैल्यूज को आगे लेके जाए, पीछे नहीं। तो जब ऐसे कानून बनते हैं और कानून ऐसे बनते हैं जो हमको आगे लेके जाते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कभी ऐसा आया कि ये जो कानून बना है वो एक्चुअली शायद हमें इन वैल्यूज पे पीछे लेके जा रहा है, तो हमें ये कानूनों पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स दिए गए हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वो भी अंदर आएगी ये क्वेश्चन करने के लिए कि ये कानून बना कैसे। ओके, सो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी भी बनती है, हाँ, बट प्रोसेस इज नॉट दैट इजी। लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि ये हम एक सोशल नॉर्म में फंसे हुए हैं, मतलब
हमारी कंडीशनिंग है कहीं ना कहीं बचपन से। और ये जो वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको बिल्ड करने की जरूरत पड़ती है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अंबेडकर आल्सो सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे चलना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये नेचुरल नहीं है, ये कल्टिवेटेड है। कल्टिवेटेड मतलब क्या? जब हम लोग जमीन में बीज डालते हैं फिर वो नेचुरली तो उग सकता है, लेकिन कल्टिवेट क्या होता है? जब हम उसको सींचते हैं, पानी देते हैं, उसको हल चलाते हैं, फिर उसका जो निकलता है, राइट? सो जो कल्टिवेशन है, ये जो सारा काम है ना करने का, प्रश्न करने का, खुद के जीने का, उंगली उठाने का, अपने फ्रेंड को भी पूछने का कि ये तूने कैसे बोल दिया यार, ये जो सारी प्रक्रिया है ना, दैट इज कल्टिवेशन। एंड ये आसान नहीं है, कभी कभी मार भी मिलती है उसमें, लेकिन ये कल्टिवेशन करना बहुत जरूरी है। सो स्टिक विद द प्रिंसिपल्स, इट्स नॉट इजी बट वी हैव टू स्टिक विद इट। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि बहुत सॉरी मैंने इंटरप्ट किया क्योंकि सरकार का बोलना बहुत जरूरी था। यस यस यस। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत से सवाल जो माइंड में हो गए लोगों की, तो वो सारे क्लियर हुए हैं और नई चीज़ें भी आज हमें सीखने को मिली है। तो जैसे मैंने पहले दोहराया था, तो सभी लोगों से एक दरख्वास्त भी ये है कि जैसे आज हमने संविधान के सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश की, मैं फिर से कोशिश बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पूरी तरीके से इसको अभी तक हमारे अंदर लिया नहीं है, तो कोशिश कहेगी कि हम अभी उनको कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की और समझने की भी। तो इसी प्रकार हमारे आगे के भी सेशन जो होने वाले हैं, जो सुरेश सावंत सर हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, सुभाष वारे सर जी है, सनाज सिद्दीकी जी है, ये सारे लोग हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं। तो हमारे जो आगे सेशन है वो 18 जून, 19 जून और 20 जून को भी होंगे। तो आप सारे लोगों से दरख्वास्त है कि आप वो सेशन मिस मत कीजिएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम हासिल कर सकते हैं और वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो सारे लोगों से दरख्वास्त ये है कि वो भी आप ज़रूर सुनिए और उसमें भी आप जुड़िए। और हमारी यलगार की साथी है, मैं उनसे भी कहूँगा स्वाति, जिससे कि वो भी हमारा लास्ट का जो कंक्लूजन है वो करें। स्वाति जी। दोस्तों, ये हमारा आज का छठा सेशन था। आज का ये सेशन बहुत ही अभ्यासपूर्ण रहा, बहुत इंटरैक्टिव रहा। जब हम संविधान के मूल्यों की बात करते हैं, जब संविधान में दिए हुए अधिकारों की बात करते हैं, तब उसके सिद्धांतों को जानना बहुत ही जरूरी रहता है। तो विनीता जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से हमें संविधान के सिद्धांतों को समझाने की कोशिश की है। तो मैं यलगार सांस्कृतिक मंच, कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्ट और संविधान प्रचारक की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे हर एक सेशन की शुरुआत संविधान की प्रास्ताविका को पढ़कर होती है। उसी तरह से आज अजीत पानीग्राही ने संविधान की शुरुआत उड़ीसा भाषा में पढ़कर की। तो उनका भी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आज के हमारे जो विशेष अतिथि थे, वो एक युवा कवि है जो सामाजिक वैल्यूज को, जो ह्यूमन वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए अपनी कविताएं बनाते हैं। तो रमणीक जी, उनका भी मैं आयोजकों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सभी लोग इस वर्कशॉप में जुड़े रहे और इस वर्कशॉप को अच्छी तरह से अभ्यासपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी का आयोजकों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हम नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे अगले सेशन में अगले विषय के साथ, और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आने वाले हैं। तो प्लीज इस वर्कशॉप रहिए। और अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्वाति जी। तो
मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हमारी आज कुछ नई चीज़ें हम सीखे हैं और नई जानकारी भी हम सारे लोगों ने हासिल की है। तो इसी जैसे स्वाति जी ने कहा है वैसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे सारे जो सेशन हैं उसको भी हम अच्छी तरीके से निभाएंगे और वहाँ से भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो फिर से एक बार सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो आपका भी बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतना मौलिक मार्गदर्शन हम सारे लोगों को किया, संविधान के बारे में सारी जानकारी दी। Thank you so much. No problem. Thank you very much. And I really encourage all of you कि आप हमारे YouTube पे जाएं, देखें, हमारे Instagram पे हर हफ्ते हम कोई मुद्दा लेते हुए उस पे संवैधानिक सोच के ऊपर काम वो करते हैं। प्लीज ज्वाइन अस, बिकॉज आप लोग ज्वाइन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे साथ में, तो ये जो हम करने जा रहे हैं ये 70 सालों की तो बात नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी बात है, तो हमें एक दूसरे से जुड़े रहना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड फॉर अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। हम भारत के लोग, हम हिंद की अवाम, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. இந்திய மக்களாகிய நாம் जनगणमन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय
जय है। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे और संडे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।